देखो फ्रिक्शन में दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं. वन इज कॉल्ड स्टैटिक एंड अनदर इज कॉल्ड काइनेटिक. सो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक कब? when object at rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. इसकी वैल्यू 0 से लेके म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकती है. 0 से लेके म्यू एस एन तक. म्यू एस इज व्हाट? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट. इसमें होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. And this is actually mu s into n. So static friction 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकता है, राइट. और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होता है? when object is about to move. जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला होता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग. स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग. अपने आप एडजस्ट करता है अपनी वैल्यू को इसके बीच में, डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स. जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उस पे डिपेंड करता है, राइट. देन नेक्स्ट आता है काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन. when object is in motion. जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है एंड इसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. तो ये बेसिक दो डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, ओके. नाउ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. कोई भी फ्रिक्शन हो, स्टैटिक या काइनेटिक, tangent to surface in contact and opposite to relative motion. Tangent to surface in contact and opposite to relative motion. What does the relative motion means? There are two differences. One is motion and another is relative motion. What is that? Like ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं. दैट इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ग्राउंड, राइट. सो मोशन ऑफ ए, motion of A with respect to ground is forward. Motion of B
with respect to ground is forward, but motion of B with respect to A is backward. Like जब हम A इसको पुल करेंगे A को तो ये आगे जाएगा, देन B पे तो कोई फोर्स लग नहीं रही, तो टेंडेंसी ऑफ B विल बी टू फॉल बैकवर्ड, तो वो A के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड फॉल करेगा, लेकिन मूव आगे ही करेगा। यानी अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम B के मोशन को देखेंगे तो वो फॉरवर्ड होगा, लेकिन A के रिस्पेक्ट में B के मोशन को देखेंगे तो बैकवर्ड होगा। सो नाउ द नेक्स्ट इज हु इज अप्लाइंग फ्रिक्शन ऑन व्हाट। ठीक है, तो इफ वी सी G ऑन A, तो A का मोशन G के रेस्पेक्ट में किधर है? फॉरवर्ड, सो दैट विल बी बैकवर्ड, लाइक दिस। फ्रिक्शन बिटवीन A एंड ग्राउंड। नाउ A ऑन B, तो B का मोशन A के रेस्पेक्ट में देखेंगे, सो दैट इज व्हाट? फॉरवर्ड। जो फ्रिक्शन है, क्योंकि रिलेटिव मोशन किधर है? बैकवर्ड है, तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा? फॉरवर्ड। सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज FBA, द फ्रिक्शन बिटवीन B एंड A। होप सो समझ में आ गया, राइट। सो फ्रिक्शन में कभी भी मोशन को नहीं देखना है, रिलेटिव मोशन को देखना है। जब हम वॉक करते हैं, सो देन व्हाट हैपेंस, वी कीप आवर लेग हियर, राइट, एंड वी प्रेस द ग्राउंड बैकवर्ड। ठीक है, हमारा जो लेग है ना वो स्लाइड नहीं करता आगे को, वी गो स्टेप बाय स्टेप। एक पैर रखा, फिर दूसरा उठाया, उसको रखा, तो जब हम दूसरे पैर को लिफ्ट करते हैं तो पीछे पहले वाला पैर क्या कर रहा होता है? ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहा होता है। तो ये ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करता है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो व्हेन वी आर वॉकिंग, द फ्रिक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ आवर मोशन, तो फ्रिक्शन हमारे मोशन की डायरेक्शन में होता है, राइट। पैर पीछे जा रहा है, राइट, बिकॉज द फ्रिक्शन इज बिटवीन फीट एंड ग्राउंड, एंड फीट ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, तो वो बैकवर्ड जा रहा है, मतलब जा नहीं रहा है। देयर आर टू थिंग्स, वन इज रिलेटिव मोशन एंड अनदर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन या हम कहें तो टेंडेंसी ऑफ मोशन, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। क्योंकि अगर मोशन नहीं है तो रिलेटिव मोशन की तो बात ही नहीं आएगी। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो व्हाट विल बी देयर? द टेंडेंसी, यानी किस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है। ओके, राइट। नाउ किन किन फैक्टर्स पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर्स पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है, राइट। डिपेंड ऑन टाइप एंड रफनेस of surface in contact, depend on type and roughness of surface in contact, does not depend on किन पे? area and velocity। एरिया और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता।
यानी काइनेटिक फ्रिक्शन अगर है तो व्हाट इज द स्पीड उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड अनदर कितना एरिया कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये इतना एरिया कांटेक्ट में है, अगर ये मास m है और ये एक छोटी बॉडी है, मास m है, तो फ्रिक्शन विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इट डिपेंड ऑन टाइप एंड रफनेस ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट एंड normal reaction. Look, friction is mu into n. The coefficient of friction depend on what? Type and roughness of friction surface, and normal reaction तो another part हो गया। mu की, the mu की वैल्यू डिपेंड करती है बॉडी का टाइप एंड उसकी कितनी रफनेस है, राइट। लाइक अगर प्लेन ग्लास सरफेस है तो फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा, ठीक है, एंड यू आर ऑन ए डस्टी सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रोड पे फ्रिक्शन नॉर्मल होता है, बारिश हो गई, पानी आ गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, राइट। इसमें कुछ पूछना है? नहीं, एरिया बढ़ने से फ्रिक्शन नहीं बढ़ता है, इट जस्ट डिपेंड ऑन हाउ मच फोर्स द ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग ऑन द सरफेस। द नॉर्मल फोर्स ऑब्जेक्ट अप्लाइंग ऑन सरफेस एंड द सरफेस अप्लाई इक्वल अपोजिट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, तो उस पर डिपेंड करता है। कितना एरिया कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, मतलब कुछ भी, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, अगर तो अलग हो जाएगा, वो तो सरफेस टाइप अलग हो गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, टाइप ऑफ सरफेस चेंज हो जाएगा तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, ओके। एक्चुअली इट डिपेंड ऑन फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है। बेसिकली बिकॉज ऑफ फोर्स द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड and there is a interlocking between the molecules of object and the surface, और वो फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि वेट तो सेम है तो अकॉर्डिंगली प्रेशर अलग अलग हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं और प्रेशर कम हो जाता है, राइट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इफ यू कीप अ बॉडी in contact with the surface, then it have two contact force. One is normal reaction and another is friction. ये दोनों contact force है. Friction is contact force as well as normal reaction is contact force. इन दोनों contact force का जो resultant है, दोनों contact force का जो resultant है, ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? F बाई n, एंड F होता है म्यू एन, एन एन कैंसिल हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट? हाँ, हमेशा इसके इक्वल रहेगा.
Next is angle of repose. Angle of repose is what? Like, अब ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हाथ पे रखो एंड हाथ को ऐसे टिल्ट करते जाओ, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा. दैट एंगल ऑफ इंक्लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. लाइक ये एक सरफेस है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैं टिल्ट करूं ऐसे, तो एट दिस एंगल what we found, the object is about to slide. Yeah, object just sliding down. So this angle is called angle of repose. ठीक है, मतलब just sliding, उससे बढ़ाया तो खिसक जाएगा, just sliding, right? तो अगर हम देखें यहाँ पे वेट हो जाएगा mg, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी एंड ये बैकवर्ड फ्रिक्शन हो जाएगा. ठीक है, mg के दो कंपोनेंट, वन इज mg cos थीटा एंड अनदर इज mg sin थीटा. राइट, नाउ वी नो by the solution that n is what? mg cos theta. Friction is mu n, so that is how much? Mu mg cos theta. Now, when about to slide, acceleration is 0. About to slide है तो acceleration 0 होगा. Acceleration 0 हुआ, so that means the mg sin theta should be equal to friction, and friction कितना हो गया? mu n. n कितना है? सॉरी, फ्रिक्शन ऑलरेडी कैलकुलेट कर ले, कितना? mu mg cos theta एंड ये mg sin theta. नाउ mg mg कैंसिल, तो mu is equal to tan theta. That means tangent of angle of repose equals the coefficient of friction. So angle of friction and angle of repose are the same angle, right? किसी सरफेस पे अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है, so that means उसको अगर हम इंक्लाइन करेंगे और थीटा एंगल देंगे, तो अप टू थीटा एंगल ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा और बियॉन्ड थीटा एंगल ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर जाएगा. एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब इक्विलिब्रियम. हाँ, मतलब ये बाई कैलकुलेशन आ गया इक्वल है. एक्चुअल में दोनों एंगल सेम होते हैं, उनको दो डिफरेंट तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं. Now, self-adjusting nature of static friction. I told you at the start that static friction self-adjusting होता है, and then I told के static friction depend करता है किस पे, कितना हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स कितना है. तो हाउ इट इज, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो 10 kg. अगर हम g इज इक्वल टू 10 लेंगे तो वेट कितना हो गया? 100 न्यूटन एंड देयर इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट. इफ वी अप्लाई ए फोर्स F, then friction will be backward.
Now let us suppose कि coefficient of friction mu s is equal to 0.5 and mu k is equal to 0.4. Okay. Now by the calculation we know normal reaction equals 100 Newton and limiting friction कितना हुआ? इसको क्रिटिकल फ्रिक्शन भी बोलते हैं, तो आई एम राइटिंग FC लिमिटिंग या क्रिटिकल फ्रिक्शन, दैट इज 0.5 into 100 is equal to 50 Newton. So this is what is the maximum value of friction, or what we can say, object is about to move when F is 50, right? The limiting friction means minimum force required to move the object is equal to limiting friction. हमें जो मूव करने के लिए फोर्स चाहिए वो कम से कम लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए, तब ऑब्जेक्ट मूव करेगा. एंड नाउ इफ वी सी द काइनेटिक फ्रिक्शन, हाउ मच इज काइनेटिक फ्रिक्शन? अभी बताता हूँ. काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हुआ? 0.4 into 100, that is 40 Newton, right? So kinetic friction is 40 Newton. So इससे हमें दो चीजें पता चलती है. मिनिमम फोर्स needed to move the object is 50 and minimum force needed to continue the motion. To start the motion is 50 while to continue the motion is 40. Usually kinetic friction is less than static friction. यूजुअली काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. ठीक है, यूजुअली होता है. हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें जनरली सेम लेते हैं हम. मोशन में भी वही होता है, वैसे ही वही होता है, बट एक्चुअल में इट इज डिफरेंट. काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, राइट? नाउ एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, इफ F इज इक्वल टू 50 तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? ओके, क्योंकि फ्रिक्शन कितना है? 50 है, तो 50 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा या नहीं करेगा. इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग केस. इसको हम मूव कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं और मूव ना कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं. कैसे? मैक्सिमम फोर्स टिल ऑब्जेक्ट won't move equals 50 Newton. Minimum force required to move object equal to 50 Newton. इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग केस. यानी 50 न्यूटन में हम दोनों चीजें कंसीडर कर सकते हैं, उसका मूव करना भी और मूव ना करना भी. और ऐसा क्यों होता है? ये 50 है, 50.0000 बढ़ाते जाओ एंड देन यू राइट द 1 तो मूव कर जाएगा. एंड यू टेक 49.999999999 एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. बट दोनों का आप प्रैक्टिकली कैलकुलेशन में कितना लोगे? 50 लोगे. तो 50 से जरा सा ज़्यादा है. अब वो जरा सा डिफाइन नहीं कर सकता ना, दैट इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल. और 50 से जरा सा कम, दैट इज अगेन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल. तो इसलिए हम इस वैल्यू को दोनों टर्म्स में लेते हैं. व्हेन वी वांट टू मूव तो हम इस पर मूव करा देते हैं, व्हेन वी डोंट वांट टू मूव हम इस पर मूव नहीं कराते हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग केस, राइट? नाउ लेट मी डिस्क्राइब द स्टैटिक नेचर ऑफ friction.
राइट, ये हमारा था। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 था और काइनेटिक फ्रिक्शन 40 था। ओके, नाउ लेट F इज इक्वल टू 20। कौन सा F? जो हमने फोर्स लगाई, यानी दिस इज इक्वल टू 20। अब हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इज 50। तो वेन जब तक हम 50 नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। दैट इज इक्विलिब्रियम। And what does the equilibrium means? Vector sum of force equal 0. Equilibrium means vector sum of force should be equal to 0. और वो 0 कब होगा? For that F should be equal to F or friction is 20. So in this case the friction will be 20 Newton. That will not be 50 Newton. So whenever you are solving the problem, you have to see कि जो आपका friction है वो applied force से कम है या ज़्यादा है। फ्रिक्शन कभी भी जो पुलिंग फोर्स है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? नाउ इफ आई मेक इट 40, then F is equal to how much? 40. If I make it 50, then it will be 50. If I make it 60, तब वो मूव कर जाएगा and friction will come down to 40. क्यों? काइनेटिक फ्रिक्शन 40 है। अब मूव करना शुरू हो गया। 20 न्यूटन, नेट फोर्स 20 हो जाएगा। मतलब वो तब है ना, रेस्ट पे है। 50 से जैसे ही हम बढ़ाएंगे मोशन में आ गया, और मोशन में आते ही फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, between applied force and friction force, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, then it will be like this, straight line, and this is what? Critical friction, and then it will instantly come down, and then it will be constant, and this is what? Kinetic friction. ठीक है? सो ये थी फ्रिक्शन की कहानी। अंडरस्टूड द सेल्फ एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन? राइट। नाउ एक क्वेश्चन करो। ये इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है, द एंगल इज 30 डिग्री,
and coefficient of static friction is 0.7. The object is 5 kg. Then what is the value of static friction? Sorry, what is the value of friction? अगर मोशन है तो आप इसी को काइनेटिक ले लोगे. ओके ओके, लेट्स सी. ये वेट हो गया. हम g की वैल्यू 10 लेंगे तो 50. ये नॉर्मल रिएक्शन, ये कंपोनेंट, ये एंगल 30 तो ये भी 30, तो 50 cos 30 एंड दिस इज 25√3. ये कंपोनेंट mg sin थीटा, तो ये हो गया 50 sin 30, that is 25. Now friction in this direction. So friction is mu s into n. This is which friction? Limiting friction. 0.7 into 25√3. ठीक है. Now ये आ गया. Now you have to check if FC greater than 25 तो नहीं है. चेक करो सर. 1.7 लेके किया अगर √3 को 2 तो नहीं है. √3 into 0.7 is how much? √3 into 0.7, that is 1.732 into 0.7, that is greater than 1. So FC is greater than 25. Right? ठीक है ना. पूरा कर लो. करो. 0.7 into 1.732 into 25. That is 30.31. और फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो नहीं सकता. सो जैसे ही आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हो, यू नीड टू चेक if it is more than applied force. Because it is more than applied force, so this is not possible, right? So FC greater than 25 not possible. So friction will adjust to 25 Newton, and finally your answer is 25 Newton. Actually यहाँ पे फंसते हैं हम एंट्रेंस एग्जाम में. ठीक है, हम जानते होते हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, पता सब कुछ है, बट एट दैट मोमेंट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द ब्रेन. और वो तभी होता है जब अच्छे से प्रैक्टिस होती है. ओके और अगर कम होती फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिर मूव कर जाता. और फिर फ्रिक्शन की वैल्यू वही लिख के आऊँ. हाँ ठीक है सर. ठीक है. चलो अब एक और क्वेश्चन करो फ्रिक्शन का, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ. This is an object of 10 kg.
this is an object of 4 kg. The coefficient of friction at this surface is 0.2. Okay. We placed another mass here, m. Find value of m so that (10 kg) object do not slide. So that 10 kg object do not slide. देखो ये टोटल मिला के, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, तो वी कैन टेक द होल एज ए सिस्टम, पूरा का पूरा. उसका वेट कितना हो गया? 10 प्लस mg. ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई. ये 40 न्यूटन फोर्स हो गई. ये टेंशन T, इधर भी टेंशन T, एंड देन ये फ्रिक्शन F. राइट. अब हम इसको देखें, अगर इसको क्योंकि मोशन है नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0. राइट. सो व्हाट विल बी देयर? दिस 40 न्यूटन एंड T शुड बी इक्वल. तो T एंड 40 आर इक्वल, राइट. बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0, तो T इज इक्वल टू 40. बिकॉज दो ही फोर्सेस है, दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो T इज इक्वल टू 40 हो गया. नाउ अब अगर हम इसको देखें तो इसको देखें तो 1 इज वर्टिकल फोर्स. चूंकि इक्विलिब्रियम है, मोशन हो नहीं रहा है, तो वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए. यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 प्लस mg. राइट. एंड फ्रिक्शन कितना हो गया? 0.2 इंटू 10 प्लस m, और g की वैल्यू 10 ले लो, तो ये हो गया 2 इंटू 10 प्लस m. नाउ इक्विलिब्रियम है, तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 0. इक्विलिब्रियम है तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 होना चाहिए. सो दैट मीन्स T शुड बी इक्वल टू F, and T is how much? 40 is equal to 2 into 10 plus m. So then m is equal to 20. वो तो देख. सर मैंने यही किया, 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस लास्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है. चलो 2 मिनट में पढ़ते. नेक्स्ट ये पूरा फ्रिक्शन था.